हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारतीय सभ्यताओं में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि जब इतनी विकसित हड़प्पा सभ्यता थी तो आखिर पतन कैसे हो गया इसका। तो इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे हर एक पहलू पर, चाहे वो नगर योजना हो, चाहे वो स्नानगार हो, चाहे भोजन का भंडार हो, चाहे पतन हो। तो आपको त्रिपाण सिटी सेंटर साथ बने रहना पड़ेगा। तो देखिए, कहते हैं भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास। तो बात करें हम भारत में हड़प्पा सभ्यता के विकास को, तो कहते हैं भारत में कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी और इसके अलग बगल के क्षेत्रों में विकसित हुई। सिर्फ सिंधु घाटी में ही हड़प्पा सभ्यता का विकास नहीं हुआ, कई क्षेत्रों में जो है इसके प्रमाण मिले हैं कि इसका जो है विस्तृत क्षेत्र थे। और इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहरों में से एक शहर जो था हड़प्पा के नाम से सभ्यता कहते हैं। यानी एक शहर था जिसको हड़प्पा कहते हैं, इसलिए इसका जो है सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उन लोगों को भी जाता है जिन्होंने इसको खोज की। दयानंद सैनी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए। इसे विस्तृत सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु घाटी के स्थल पर मिला था, इसलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहचाना जाता है। देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है बहुत प्राचीन है और बहुत काफ़ी जो है महत्व भी रखता है। इस सभ्यता के नगर जो है अगर देखा जाए तो 1920 के दशक में प्रकाश में आया था। यानी देखा जाए तो मार्शल और दयानंद सैनी के जो है विशेष जो है प्रयत्नों से जो है ये 1920 के आसपास जो है इसकी खोज की गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं उन दोनों साइंटिस्टों के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में। जब पुरातत्वविदों में वहाँ खुदाई की गई तो उसमें हमें बहुत कुछ जो है जानने को मिला, समझने को मिला। अब तक हड़प्पा संस्कृति के सैकड़ों स्थलों का पता चल चुका है। यानी देखा जाए आज के समय में तो कहते हैं हड़प्पा संस्कृति के सैकड़ों स्थलों का जो है हमें पता चल चुका है। साथ ही इसके 3 चरणों में है जो है हम इसको विभक्त किए हैं। एक तो आरंभिक दशा थी, दूसरी प्रवृत्त अवस्था थी और तीसरा पतन काल था। ये तीनों चरण जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि आरंभिक कैसा हुआ, क्यों जो इतना सभ्यता विकसित हुई। प्रवक्ता अवस्था में यही होती है कि बीच में जो है क्या क्या इनके साथ घटित हुआ, और पतन है तो पतन का क्या कारण हो सकते हैं। तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए। देखा जाए तो ये दौड़ जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और यहाँ शहरी सभ्यता काफ़ी फल फूल रही थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है हड़प्पा के क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब जो है हड़प्पा में पड़ता है, मोहनजोदड़ो सिंध में और लोथल जो है गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में और रोपड़ पंजाब में, के बनावली जो है राखी गढ़ी हरियाणा और धलावीरा जो है गुजरात में। तो ये सारे क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता के विकास के लिए। और देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा संस्कृति की जो है बस्तियाँ उत्तर में मंडा यानी जम्मू और दक्षिण में दैमाबाद यानी नर्मदा मुहाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल क्षेत्र हैं। पश्चिम में जो है सुतकरगोदर मरकान तट बलूचिस्तान में है और पूर्व में जो है गिरपुर यानी मेरठ के निकट उत्तर प्रदेश में अलामगीरपुर है, वहाँ पर इसकी प्रमुख स्थल है। ताकि तो फैला हुआ है। और दूर जारी अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में एक हड़प्पाई बस्ती की स्थापना शेरतुगाधाई में की गई थी। तो ये सारे क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे ये बात साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी हर एक क्षेत्र में फैली हुई थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का कुछ न कुछ अवशेष जो है हमें हर क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी विस्तृत थी और इनका जो है काफ़ी दूर तक जो है रिलेशनशिप रही होगी। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ रखती है। उसके पश्चात अगर हम नगर योजना की बात करें तो देखिए नगर योजना काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है इस समय काल में। वे लोग सुनिश्चित नगरों में रहते थे, यानी सुनियोजित यानी एक व्यवस्थित नगरों में रहते थे। हड़प्पाई शहरों
कि एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि मजबूत नगर दुर्ग की उपस्थिति थी। यानी यहाँ पर एक दुर्ग बनाया जाता था। दुर्ग का मतलब होता है चारों तरफ से बाउंड्री वॉल की जाती है। दुर्ग में सार्वजनिक इमारत भी होती थी। इसमें एक तो देखिए सार्वजनिक और एक निजी। निजी मतलब अपना खुद का, सार्वजनिक जो सबके लिए बनाई जाती थी। तो ये दुर्ग के अंतर्गत आता था। दुर्ग के नीचे नगर का दूसरा हिस्सा था। यहाँ आम लोगों के मकान थे। यानी एक जहाँ पर ये नगर बसाई गई थी उस नीचे दुर्ग भी बनाया गया था और नीचे जो थे आम लोगों के लिए मकान भी बनाए गए थे। नगरों में चौड़े सड़कें थी जो समकोण एक दूसरे को काटती थी। मकान ईंटों के बने हुए थे। इसका मतलब है कि उनको ईंटा का भी भली भांति ज्ञान हुआ करती थी उस समय। ज़्यादातर मकान 2 मंजिले हुए करते थे। यानी उनका जो इतना टेक्नोलॉजी नहीं था फिर भी ये 2 मंजिलों तक जो है मकान का निर्माण करने में सक्षम थे। हर एक घर में कुएँ होते थे, स्नान गृह होती थी, नाली और प्रणालियाँ भी होती थी। साफ सफाई का स्तर बहुत उन्नत था। यानी देखा जाए तो वो लोग साफ सफाई में काफ़ी उन्नत पद्धतियों का उपयोग किया करते थे। खंडसें बिछी सड़कें और जो है सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था अनजानी नहीं थी। यानी प्रकाश की व्यवस्था भी की गई थी। मौजूदारों में निचले शहर में जो है निवास गृहों के अलावा दुर्ग वाले क्षेत्र में अनेक खंभे वाले विशाल हॉल भी हमें मिले हैं। अब देखिए खंभे वाले विशाल हॉल का आखिर क्या मतलब रहा होगा। यहाँ सबसे प्रमुख विशेषता थी विशाल स्नान गृह। यानी देखा जाए तो इसके स्नान गृह की जो लंबाई थी वो 180 फुट थी और चौड़ाई देखा जाए तो 108 फुट। कहते हैं लंबाई चौड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ रखता है। ठीक है, क्योंकि 180 फुट थी। उसमें स्नान के लिए जो इस्तेमाल होने वाला जलाशय जो है 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा थी, जो स्नान के लिए जलाशय बनाई गई थी। हड़प्पा का विशाल अनाज भंडार भी इनमें से महत्वपूर्ण था, जो कि वहाँ पर हमें खुदाई से प्राप्त हुआ। तो आप समझ सकते हो कि नगर योजना जो थी हड़प्पा सभ्यता की वो काफ़ी विस्तृत थी और काफ़ी उन्नत थी।